Hello everyone and welcome back to Law After College. From today's video, we're going to start with a 5 landmark judgment series. We're going to cover 2023, 24 as well as 25. Now all these judgments are going to be very important for you when CLAT Consortium tells you that you have to do recent case laws. It doesn't only mean the cases of 25, but it also means that you have to do certain other years of cases as well. Most important one being 23 and 24 cases. तो जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि डेली अब वीडियो आने वाली है। डेली शाम को एक वीडियो आएगी जिसके अंदर आपके लैंडमार्क केसेस को कवर किया जाएगा। दीज आर द केसेस दैट यू कैन नॉट मिस इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट पीजी। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज केस व्हिच इज अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 2023 का केस है, 5 जज बेंच थी, इसके अंदर लैंडमार्क डिसीजन है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का। अब इस केस को समझने से पहले हमें यह समझना है कि ये केस किससे रिलेट करता है, तो उसके लिए 3 बातें जानना आपके लिए जरूरी है। सबसे पहली बात आपको ये जाननी है कि ये केस रिलेट करता है आर्टिकल 324 से। आर्टिकल 324 बेसिकली ये बात करता है कि जब भी हमारी कंट्री में इलेक्शंस होंगे तो उनकी पूरी जिम्मेदारी होगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट कराए, चाहे वो किसी के भी इलेक्शंस हो, पार्लियामेंट के हो, स्टेट असेंबलीज के हो, प्रेसिडेंट के हो, वाइस प्रेसिडेंट के हो। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट कराएगा। अब समझते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो बॉडी की हम बात कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, इसका कंपोजिशन क्या है, इसके अंदर कौन से मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले होते हैं हेड ऑफ दिस कमीशन विच इज नोन एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इसके साथ बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स भी होते हैं जिन्हें अपॉइंट किया जाता है इस पूरी बॉडी की वर्किंग को चलाने के लिए। अब ये इलेक्शन कमिश्नर्स कितने होंगे इसका कोई नंबर डिसाइडेड नहीं है। प्रेसिडेंट अपने डिस्क्रिप्शन पे डिसाइड करता है कि कितने इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे जो असिस्ट करेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ड्यूटीज करने में। तो ये चीज आपने समझ ली। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये समझो कि इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है। अपॉइंटमेंट समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी से ये केस डील करता है। इनकी अपॉइंटमेंट होती है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन हम ये जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी जनरली जो पोस्ट हैं, जब उनकी अपॉइंटमेंट हम देखते हैं कि बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो रही होती है, तो वो किसके एड एंड एडवाइस पे हो रही होती है? वो हो रही होती है ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इज द पर्सन हु इज गोइंग टू नॉमिनेट द मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मतलब अगर हम इस पूरे अपॉइंटमेंट प्रोसेस को देखें तो ये एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में है। अब बहुत टाइम से यही प्रोसेस चलता आ रहा है जिसके कारण इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। इसी सेम इशू को लेके कि ये जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है ये एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में इतना नहीं होना चाहिए, अनूप बर्नवाल पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। वो एक पीआईएल डालते हैं जिसमें उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन को ट्रूली इंडिपेंडेंट बनना है तो अपॉइंटमेंट प्रोसेस भी, ये जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस हमने देखा, ये भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ही अपने लोगों को अपॉइंट करेगी तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का तो कोई कंसेप्ट बचेगा ही नहीं। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई होगी। सुप्रीम कोर्ट अब क्या डिसीजन देता है? सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो अलाइन करता है अनूप बर्नवाल के इश्यूज के साथ। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और क्योंकि जब हम आर्टिकल 324 के क्लॉज 2 को देखते हैं तो वहां पे ये लिखा है कि अपॉइंटमेंट्स शैल बी मेड सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड इन दैट बिहाफ बाय द पार्लियामेंट। लेकिन हम ये देखते हैं कि अभी तक ऐसा कोई भी स्पेसिफिक लॉ नहीं है जो अपॉइंटमेंट्स की बात करता हो। इसीलिए इस लेजिस्लेटिव गैप को फिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट अपने आप एक इंटरिम अरेंजमेंट करती है। वो बनाती है एक 3 मेंबर सिलेक्शन कमिटी। तो सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि हमारे पास ये 3 मेंबर सिलेक्शन कमिटी होगी। अब से जो भी अपॉइंटमेंट्स होंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर, उसे ये 3 मेंबर सिलेक्शन कमिटी ही अपॉइंट करेगी जब तक पार्लियामेंट अपना एक लॉ नहीं लेके आ जाती। तो इस 3 मेंबर कमिटी में कौन कौन होगा? सबसे पहले मेंबर होंगे प्राइम मिनिस्टर, सेकंड होंगे लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा, एंड थर्ड विल बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इससे हम देख रहे हैं कि कमिटी का जो कंपोजिशन है वो इस तरीके से है कि यहाँ पे पार्शियलिटी होने के चांसेस कम है। जुडिशरी का भी इन्वॉल्वमेंट हम ले आ रहे हैं इस कमिटी में। अब इस केस के बाद आफ्टर इफेक्ट्स में क्या होता है? पार्लियामेंट अपना खुद का एक लॉ निकालती है जिसे वो कहती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस एक्ट ऑफ 2023। अब इस एक्ट के अंदर पार्लियामेंट अपनी सिलेक्शन कमेटी के बारे में बताती है कि कौन कौन मेंबर्स रहेंगे हमारी सिलेक्शन कमेटी में, अपॉइंटमेंट कैसे होगा। फिर वो ये भी बताती है कि टेन्योर क्या रहेगा, और साथ ही वो ये भी बताती है कि जो स्टेटस है मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वो किसके बराबर रहेगा। तो उसे हम देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स कौन कौन है पार्लियामेंट के लॉ में। तो 2 मेंबर्स तो कंफर्म है। सबसे पहला मेंबर है प्राइम मिनिस्टर जो कि चेयरपर्सन होंगे। सेकंड मेंबर इज लीडर ऑफ ऑपोजिशन।
बट थर्ड पर्सन जो कोर्ट ने कहा था सीजीआई होंगे, उसे यहाँ पे हटा के थर्ड पर्सन को डाल दिया जाता है अ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर विच इज अगेन अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पार्लियामेंट अपना एक्ट लाके जो कोर्ट ने डिसीजन दिया था अगेन उसे डाइल्यूट करने की कोशिश करती है, और बहुत सारी कंट्रोवर्सीज अभी भी इस एक्ट पे चल रही है, बहुत सारा क्रिटिसिज्म आ रहा है इस एक्ट पे, और आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि कोई ना कोई एक केस डेफिनेटली इस बात पे फिर से आ जाएगा। अगेन जो अपॉइंटमेंट्स है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में वो किस तरीके से होनी चाहिए ताकि वो जेन्युइनली फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करा सके। साथ ही पार्लियामेंट के एक्ट में टेन्योर की भी बात की गई कि 6 इयर्स या फिर अंटिल द एज ऑफ 65 जो भी पहले हो, ये टेन्योर रहेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मेंबर्स का, और जो इन्हें सर्विस कंडीशंस प्रोवाइड की गई दे आर इक्विवेलेंट टू दोज ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी। तो अब हमने सारी इंपॉर्टेंट चीजें इस केस के बारे में समझ ली है। लैंडमार्क डिसीजन है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का डिसीजन है, इलेक्शंस हमारी कंट्री में इलेक्शंस किस तरह हो रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिस पे पूरी ड्यूटी है इलेक्शंस कराने की, उसके अपॉइंटमेंट्स किस तरीके से होने चाहिए हमने देख लिया। और आफ्टर इफेक्ट्स में केस के बाद भी क्या हुआ, पार्लियामेंट कौन सा एक्ट लाई, उसका क्या क्रिटिसिज्म हो रहा है, उसमें कौन से सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स हैं, ये सारी डिटेल्स हमने देख ली। अगर आप किसी भी लॉ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप ये जानते हो कि केस लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे चैनल पे आपको डेडिकेटेड मटेरियल मिल जाता है, कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल है और एग्जाम रेलेवेंट मटेरियल है। आपको बिल्कुल ओवरवेल्म नहीं किया जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारे केसेस दे दिए जाएंगे, उतने ही दिए जाएंगे जितने आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और जिन्हें आप मिस नहीं कर सकते। ये 3 मटेरियल्स अवेलेबल है, मॉक टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है स्पेसिफिकली फॉर क्लैट पीजी। इनमें से कोई भी मटेरियल की आप और डिटेल्स जानना चाहते हैं या इसे अवेल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप चैट की लिंक अवेलेबल है, वहां जाके आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी वो यूजफुल लगी होगी। ये जो वीडियोस रहने वाली है, जो केसेस हम आपको कराने वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं कंप्लीट करते हैं। टेक केयर एंड बाय बाय।